तो चलिए आज एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी की तह तक जाते हैं। मेरा मतलब है एक ऐसा अंडरकवर एजेंट जिसने सचमुच असंभव को भी मुमकिन कर दिखाया। जासूसी की दुनिया में आपने कई कहानियां सुनी होंगी, राइट? लेकिन आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो एक ऐसे शख्स के बारे में है जो सीधा दुश्मन की जमीन पर गया और वहां जाकर उन्हीं की सेना में मेजर बन गया। ये सिर्फ कोई स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये पहचान, जबरदस्त समर्पण और अपने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। अब सबसे पहला और सबसे गहरा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर 21 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट जिसे थिएटर का शौक है, वो अचानक दुश्मन देश की सेना का बड़ा अधिकारी कैसे बन जाता है? सोचिए जरा, यही वो सवाल है जो इस रियल लाइफ थ्रिलर की नींव रखता है। मतलब एक आम सा लड़का जो कल तक सिर्फ कॉलेज की स्टेज पर एक्टिंग कर रहा था, वो रातों रात इंटरनेशनल जासूसी के उस खतरनाक खेल का हिस्सा कैसे बन गया, जहां एक छोटी सी गलती की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। यहाँ इन दोनों किरदारों के बीच का कंट्रास्ट देखिए, बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे पास है रविंद्र कौशिक, भारत का एक बीकॉम स्टूडेंट, हिंदू पंजाबी बैकग्राउंड और थिएटर का जबरदस्त कीड़ा। और दूसरी तरफ है नबी अहमद शाकिर, एक पाकिस्तानी नागरिक जिसने LLB की पढ़ाई की है, जो एक पक्का नमाजी है और पाकिस्तानी आर्मी में एक होनहार ऑफिसर है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि ये दो अलग अलग लोग नहीं हैं, ये एक ही इंसान है। आप सोच सकते हैं कि एक देशभक्त थिएटर आर्टिस्ट को उस डीप कवर पाकिस्तानी मेजर में बदलने के लिए किस लेवल की ट्रेनिंग दी गई होगी। इनकी शुरुआत को समझना बहुत जरूरी है। 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर में रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। इनके पिता एयरफोर्स में थे, तो बचपन से ही बॉर्डर पर होने वाले युद्धों का साया इन्होंने देखा था। 65 और 71 की जंग ने इनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भर दी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। कॉलेज के एक नाटक में इन्होंने एक भारतीय सैनिक का रोल किया था, एक ऐसा सैनिक जिसे चीनी सेना पकड़ लेती है और भयंकर टॉर्चर करती है। मंच पर उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा रियल थी कि भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ की नजर उन पर पड़ गई। किसने सोचा था कि वो कॉलेज का नाटक असल में उनकी असली जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा था। अब रॉ ने उन्हें एक बिल्कुल नया इंसान बनाने की ठानी, और ये कोई आसान काम नहीं था। दिल्ली में पूरे 2 साल तक कड़ी ट्रेनिंग चली। सबसे पहले एक ठेठ पंजाबी बोलने वाले रविंद्र को उर्दू बोलना सिखाया गया। इस्लामिक परंपराओं की बारीकियां समझाई गईं, नमाज और कुरान की आयतें रटवाई गईं। बात सिर्फ भाषा की नहीं थी, शारीरिक स्तर पर भी बदलाव किए गए, जैसे खतना करवाना। और भारत में उनका जितना भी सरकारी रिकॉर्ड था ना, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ, उसे हमेशा के लिए मिटा दिया गया। फिर उन्हें सीधा पाकिस्तान भेजने के बजाय एक पाकिस्तानी नागरिक नबी अहमद शाकिर बनाकर दुबई और अबू धाबी के रास्ते वहां भेजा गया। एकदम फुल प्रूफ प्लान। अब देखिए कि उन्होंने पाकिस्तान में खुद को कितनी गहराई से स्थापित किया। ये वाकई दिमाग हिला देने वाला है। 1975 में वो पक्के तौर पर पाकिस्तान चले गए। वहाँ उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और बाकायदा LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी भी लग गई। अपने इस कवर को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने अमानत नाम की एक लोकल लड़की से शादी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ। और सबसे बड़ी बात, उनका काम इतना शानदार था कि उन्हें प्रमोट करके सीधा मेजर बना दिया गया। जरा सोचिए इस बारे में। परिवार बसा लिया है, लेकिन फिर भी हर दिन, हर एक पल एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं। ये अदम में साहस नहीं तो और क्या है। अब उस दौर में आज की तरह इंटरनेट तो था नहीं, तो वो सैन्य रहस्य भेजते कैसे थे? ये कम्युनिकेशन लूप सचमुच बहुत खतरनाक था। पहले वो खुफिया जानकारी को इनविजिबल इंक यानी अदृश्य स्याही से लिखते थे, फिर उसे एक नॉर्मल सी चिट्ठी बनाकर कुवैत या दुबई जैसे किसी न्यूट्रल देश में पोस्ट करते थे। वहां से भारतीय एजेंट्स उसे रिसीव करके वापस रॉ को भेजते थे। मतलब इस पूरे प्रोसेस में कई हफ्ते लग जाते थे। और सबसे डरावनी बात, अगर एक भी खत गलत हाथों में पड़ जाता तो खेल वहीं खत्म। 20,000 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। उनके भेजे गए इंटेल का असर इतना विशाल था। स्रोत सामग्री बताती है कि एक बार सिर्फ उनकी दी गई खुफिया जानकारी की बदौलत लगभग 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई गई थी। वो पाकिस्तानी सेना की हर एक छोटी बड़ी हलचल, उनकी पोस्टिंग, उनके हथियारों की सप्लाई, सब कुछ भारत पहुंचा रहे थे। इसी वजह से पाकिस्तान के कई सीक्रेट ऑपरेशंस शुरू होने से पहले ही फेल हो जाते थे।
वो सच में एक वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे थे। उनके इसी लगातार सफलता और पाकिस्तानी घुसपैठ को नाकाम करने के रिकॉर्ड को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने रविंद्र कौशिक को एक नाम दिया, द ब्लैक टाइगर, और भारतीय रक्षा हलकों में वो इसी लेजेंडरी नाम से मशहूर हो गए। किसी भी अंडरकवर एजेंट के लिए सीधे प्रधानमंत्री से ऐसा नाम मिलना ये अपने आप में सम्मान का सबसे बड़ा स्तर है ना? खैर, कहते हैं ना कि हर कहानी का एक दुखद मोड़ होता है, और इस कहानी में वो साल था 1983 जब इस परफेक्ट बेदाग कवर का पर्दाफाश हो गया। हुआ ये कि रॉ ने इनायत मसीह नाम के एक नए एजेंट को पाकिस्तान भेजा, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया। अब भयंकर टॉर्चर सहना सबके बस की बात तो है नहीं। इनायत टूट गया और उसने ये राज उगल दिया कि पाकिस्तानी सेना का जो मेजर नबी अहमद शाकिर है वो असल में एक इंडियन एजेंट है। वो 8 साल की बेदाग मेहनत, वो पूरी जिंदगी सिर्फ एक पल में खतरे में पड़ गई। राज खुलने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक खौफनाक जाल बिछाया। उन्होंने इनायत के जरिए कौशिक को एक पार्क में मीटिंग के लिए बुलाया। कौशिक, जिन्हें लगा कि ये तो एक रूटीन कांटेक्ट है, वो पार्क में पहुंचे और एक बेंच पर आराम से बैठकर इनायत का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें भनक भी नहीं थी कि वहां पहले से ही पाकिस्तानी काउंटर इंटेलिजेंस के लोग सादे कपड़ों में छिपे हुए हैं। उन्होंने कौशिक को चारों तरफ से घेर लिया और अरेस्ट कर लिया। दुश्मन के घर में घुसकर राज करने वाले उस शेर को आखिरकार धोखे से पकड़ लिया गया। अरेस्ट होने के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। उन्हें सियालकोट जेल भेज दिया गया। वहां अगले 2 सालों तक उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया गया जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाना, अंधेरी कोठरियों में भूखा प्यासा रखना, सब कुछ किया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है पता है? वो टूटे नहीं। इतने लालच, इतनी बर्बरता के बावजूद उन्होंने अपने देश के खिलाफ अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। याद है आपको उनके कॉलेज का वो नाटक जहाँ वो एक टॉर्चर सहने वाले सैनिक का रोल कर रहे थे? जिंदगी ने बिल्कुल उसी कहानी को हकीकत में दोहरा दिया था। उनके आखिरी के कुछ साल बस दर्द में ही बीते। 1983 में पकड़े जाने के बाद 85 में उन्हें सीधे मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया था। सियालकोट से लेकर कोट लखपत और फिर मियांवाली जेल तक उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 18 साल जेल की उस नरक जैसी काल कोठरी में काट दिए। साल गुजरते गए लेकिन उनकी रिहाई का कोई रास्ता नहीं बन सका और आखिरकार साल 2001 में बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया। जेल से छुपकर उन्होंने अपने परिवार को कुछ खत भेजे थे जिनमें उनका दर्द साफ झलकता है। एक खत में उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल था जिसने उन्हें वहां से निकालने की कोई कोशिश ही नहीं की। इन शब्दों में आप उस इंसान की हताशा महसूस कर सकते हैं जिसने अपना असली नाम, अपना धर्म, अपना परिवार, सब कुछ एक देश के नाम कर दिया। लेकिन बदले में उसे मिला क्या? सिर्फ बेरुखी। मौत से कुछ समय पहले जब वो टीबी और दिल की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, तब उनका एक और खत आया जो सच में दिल दहला देता है। उन्होंने लिखा था, अगर मैं एक अमेरिकन होता तो 3 दिनों में ही मुझे छुड़वा लिया जाता। ये बात सुनकर बहुत अजीब सा लगता है ना, कि वो इंसान ये समझ चुका था कि वो अपने ही देश के लिए सिर्फ एक एक्सपेंडेबल एसेट बन चुका है, जिसे इस्तेमाल किया और फिर भुला दिया। एक अनजान देश की जेल में बिना किसी इलाज के तड़पते हुए उनके ये आखिरी शब्द आज भी बहुत चुभते हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे दुखद अंत ये है कि देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले इस शख्स का शव कभी भारत वापस ही नहीं लाया जा सका। उन्हें मुल्तान की ही एक जेल के पास कहीं दफना दिया गया। कूटनीतिक वजहों से हमारी सरकार ने भी कभी ऑफिशियली ये नहीं माना कि रविंद्र कौशिक हमारे एजेंट थे। वो दुश्मन की जमीन पर एक अनजान गुमनाम कब्र में दफन हो गए, अपनी जन्मभूमि की मिट्टी से मीलों दूर। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या पकड़े गए जासूस का कोई वतन होता है? जो इंसान किसी देश के लिए अपनी पूरी पहचान मिटा देता है, अपनी जान दे देता है, पकड़े जाने पर वही देश उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। ये डीप कवर जासूसी की एक ऐसी भू राजनीतिक सच्चाई है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि देशभक्ति और वफादारी की असली कीमत आखिर होती क्या है। इसी भारी सवाल के साथ इतिहास के पन्नों में गुमनाम हो गई ये दास्तान यहीं खत्म होती है।